नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और तैयारी भी विधिवत सही दिशा में चल रही होगी। बिहार राज्य विशेष के इस सेशन में स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का। और इस सेशन के अंतर्गत हम देखने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास को। समग्र आधुनिक भारत के इतिहास को प्रश्नों के रूप में हम इस सेशन में समाप्त करेंगे और इसी के साथ साथ एक दूसरा सेशन इसी के पैरेलल चल रहा है जहाँ पे हम सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देख रहे हैं। सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्नों को 100% कंप्लीट करने का प्रयास वहाँ भी कर रहे हैं। तो दो सेशन दो सब्जेक्ट को लेकर के आपके चल रहे हैं। इस सेशन में मैं सिर्फ प्रश्नों की संख्या को 20 रख रहा हूँ, सीमित रख रहा हूँ। हालांकि सामान्य विज्ञान में ज़्यादा प्रश्न हैं क्योंकि उसको हमने समाप्त किया है। सामान्य विज्ञान के अलावा जो भी सेशन है अभी उसमें प्रश्नों की संख्या सीमित रहेगी क्योंकि अभी आपका टारगेट वीडियो चल रहा है, वहाँ पर भी आपको बहुत काम करना होता है। और अभी आपके कंटेंट के बेसिस पे आप बहुत पीछे हो तो वहाँ भी अपना एफर्ट आप दे रहे हो, तो इसलिए बहुत सीमित कंटेंट, बहुत सीमित प्रश्न यहाँ पे मैं लेकर के चल रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासकों की गद्दी पे बैठने का सही क्रम क्या है? औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासकों की गद्दी पर बैठने का सही क्रम क्या है? सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दें कि औरंगजेब की जब हम बात करते हैं तो औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि 3 बेटे जो इनके थे उनको लेकर गद्दी के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें बहादुर शाह विजयी रहा और 1707 से लेकर 1712 तक की अवधि में इन्होंने शासन किया। इनकी मृत्यु के बाद इनके बेटे जहांदार शाह ने तत्कालीन जो शक्तिशाली सामंत थे जिनका नाम था जुल्फिकार, इनकी मदद से गद्दी प्राप्त की और यह एक अयोग्य शासक था, इसको लंपट मूर्ख भी कहा करते थे। जहांदार शाह को परास्त करके सैयद बंधु जो थे, सैयद बंधु की सहायता से उनका जो भतीजा था वो फर्रुखसियार गद्दी पर बैठा। तो ये जो क्रम देखने को मिल रहा है, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियार और इसके बाद शाह आलम द्वितीय 1759 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। इस आधार पर पहला प्रश्न आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासक के शासनकाल में देखने को मिलता है? नादिर शाह के आक्रमण की बात करें तो 1738 से 1739 के बीच इसका आक्रमण हुआ है और उस समय शासक थे मोहम्मद शाह, जिनको रंगीला उपनाम से भी जाना जाता था और मयूर सिंहासन पर बैठने वाले ये अंतिम शासक थे। इस आधार पर सी विकल्प आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 के बारे में यदि मैं बात करूं तो शाह आलम द्वितीय के संदर्भ में बात हो रही है। बोला जा रहा है कि इसे अपने वजीर से जान का खतरा था और इस कारण से अपने शासन के आरंभिक वर्षों में यह राजधानी से दूर रहा था। दूसरा बोला जा रहा है कि इसे बक्सर की लड़ाई में हार जाने के बाद कई वर्षों तक कंपनी की पेंशन याफ्ता बनकर इलाहाबाद में रहना पड़ा। अब यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, हम बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। मतलब सही कौन से हैं बोला जा रहा है, सी विकल्प आपका सही होगा। शाह आलम द्वितीय को अपने वजीर से जान का खतरा था और इसी के कारण प्रारंभिक वर्षों में ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करता रहता था, घूमता रहता था। 1764 ईस्वी में बंगाल के मीर कासिम और अवध के शुजाउद्दौला के साथ मिलकर इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध किया और बक्सर की लड़ाई लड़ी थी, यदि आपको याद हो। और बक्सर की लड़ाई हार जाने के बाद कई वर्षों तक इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन याफ्ता बनकर इनको जीवन व्यतीत करना पड़ा था। हालांकि फिर बाद में 1772 ईस्वी में मराठों के संरक्षण में इन्होंने ब्रिटिश आश्रय छोड़कर दिल्ली की तरफ कूच किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने पुनः 1803 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया और तब से लेकर 1857 ईस्वी तक जो भी मुगल वंश के शासक रहे हैं वो एक कह सकते हो राजनीतिक मोहरा के रूप में रहे हैं। तो यहाँ पे सी विकल्प सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निजाम उल मुल्क स्वयं मुगल वजीर का अपना ओहदा छोड़कर दक्कन चला गया। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मुगल सेना को परास्त किया। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि बादशाह मोहम्मद शाह के बारे में भी आपने पढ़ा था। बादशाह मोहम्मद शाह के ढुलमुलपन रवैये और शक्की मिजाज के चलते क्या होता था, जो दरबार था, दरबार में निरंतर क्या है झगड़े लड़ाइयाँ होते रहते थे और इसी से ऊब कर जो इनका वजीर था जिसका नाम था निजाम उल मुल्क, उसने अपना पद त्याग दिया था
और वह 1722 ईस्वी में वजीर बना था, लेकिन 1724 ईस्वी में इन्होंने पद त्याग दिया था। और इसके बाद क्या किया इसने जाके हैदराबाद रियासत की नींव रखी। याद रखना है, हैदराबाद रियासत की नींव जाकर इन्होंने रखी थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला विकल्प एकदम सत्य है, पहला कथन सत्य है। दूसरा कह रहा है कि अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मुगल सेना को परास्त किया। अहमद शाह अब्दाली के बारे में आप जानते होंगे कि ये सबसे काबिल जो सेनापति था नादिर शाह का, वह था, ठीक है। और एक समय में इसने विशेष रूप से दिल्ली हो गया, मथुरा का क्षेत्र हो गया, इन क्षेत्रों में खूब ढेर सारी लूटपाट की थी। और आपको बता दें कि अपने स्वामी का मतलब नादिर शाह के मरने के बाद अफ़गान पर इन्होंने कब्जा किया, अफ़गानिस्तान पर अपना कब्जा किया। और 1761 ईस्वी में इन्होंने मराठों को हराया था। कहाँ पे? पानीपत की लड़ाई में। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो दूसरा विकल्प भी सही। दूसरा विकल्प यदि हम बात करें कि मुग़ल सेना को परास्त किया, इसलिए ये वाला जो कथन है ये गलत हो जाता है, क्योंकि मुग़ल सेना पर इन्होंने विजय नहीं पाई थी, बल्कि मराठों को हराया था। इस आधार पर केवल ए विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला, ये तो अभी आपने देख लिया, प्रश्न वही रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था? निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था? तो ये थे बहादुर शाह द्वितीय, और बहादुर शाह द्वितीय को ही याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता था। तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, बात एक ही, ठीक है। तो यहाँ पे बी विकल्प सही उत्तर है। प्रत्येक प्रश्न के लिए मैं 10 सेकेंड का समय दूंगा, उसी में आपको अपने जवाब देने हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको जवाब ना आए, जिस भी टॉपिक पे आपको जवाब ना आए, उस टॉपिक को आप नोट करके रिवाइज करिए, जिससे वहाँ से प्रश्न गलत ना हो। निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। इसने हैदराबाद की स्थापना की, इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की। तीसरा, इसने दक्कन में स्थापित अपने राज्य में मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाई। चौथा, वह 1722 ईस्वी में वजीर बना था। अभी मैंने आपको बताया था पिछले प्रश्न में कि मोहम्मद शाह का ये वजीर था, 1722 ईस्वी में बना था, और 1724 ईस्वी में दरबार में आंतरिक कलह के चलते इसने त्यागपत्र दे दिया था। तो ये तो सही हो गया। दूसरा, बोला जा रहा है कि इसने जो है वो दक्कन में स्थापित अपने राज्य में मुगल के आधार पे जो है वो जागीरदारी प्रथा चलाई, एकदम सत्य है। तीसरा, बोला जा रहा है कि इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की, गलत है। कभी भी इन्होंने अपने स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा में नहीं की, लेकिन ये एक स्वतंत्र शासक के रूप में काम करते रहे, लेकिन कभी भी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की। तो इसलिए ये वाला कथन गलत है, और इसने हैदराबाद की स्थापना की, ये भी एकदम सत्य है। तो बी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। आगे, बंगाल के नवाबों का सही कालानुक्रम कौन सा है? बंगाल के नवाबों के बारे में बात किया जा रहा है। शुजाउद्दीन, मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला। यहाँ पे यदि हम बात करें तो सबसे पहले मुर्शीद कुली खां को यदि मैं देखूँ तो 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बनाया गया था, और उसका वास्तविक जो शासक था, आप कह सकते हैं, वो 1700 से था। हालांकि ये वास्तविक शासक इसका 1700 से ही था, लेकिन 1717 में इसे बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। तो सबसे पहले यदि हम देखेंगे तो बात किसकी आ जाएगी? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां 2 जगहों पे दिए हैं, मतलब सी और डी में से कोई एक होगा, मतलब ए और डी यहाँ से हो गए बाहर। मुर्शीद कुली खां की जब बात करते हैं तो 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की हो गई थी मौत। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी मृत्यु के बाद इनके दामाद थे, जिनका नाम था शुजाउद्दीन। तो इनके दामाद शुजाउद्दीन ने बंगाल पर 1739 तक शासन किया। तो शुजाउद्दीन दूसरे स्थान पे, तो इसके बाद अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। तकाबी ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तकाबी ऋण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तकाबी ऋण यह खेती के विस्तार एवं बेहतरी के लिए राज्य की ओर से दिया जाता था। यह व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राज्य द्वारा व्यापारियों को दिया जाता था।
यह सेना के सुदृढ़ीकरण के लिए दिया जाता था और राज्य की ओर से मनसबदारों को दिया जाता था। यह युद्ध की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा साहूकारों से लिया गया ऋण था। तकाबी ऋण की बात करें तो मुख्य रूप से ये जो ऋण था ये खेती के विस्तार और बढ़ोतरी के लिए दिया जाता था। तो ये खेती के विस्तार एवं बेहतरी के लिए दिया जाने वाला एक ऋण था। इससे गरीब खेतीदारों को जो अकाल पड़ता था, अकाल, सूखा और बाढ़ जैसी परिस्थितियों से उबरने में मदद मिलती थी और साथ ही यह उन्हें समय पर भू राजस्व देने के लिए समर्थ बनाने के लिए भी एक प्रयास था। तो तकाबी ऋण खेती से संबंधित हो गया, एक विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला है, मुगल साम्राज्य के पतन के समय अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? अवध के स्वायत्त राज्य की बात करें तो आप जानते हैं कि इसके संस्थापक को हम जानते हैं बुरहान उल मुल्क। बुरहान उल मुल्क के नाम से जानते हैं, बुरहान उल मुल्क के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और इसी का एक दूसरा नाम था जिसको हम बोलते थे सादत खां। तो इसको सादत खां के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद इसकी जगह उसके भतीजे सफदरजंग ने ली थी और सफदरजंग के बाद शुजाउद्दौला जो है वो अवध का नवाब बना था। तो यहाँ पे बात आती है सी विकल्प, सादत खां या बुरहान उल मुल्क। अगला है, हैदर अली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह अशिक्षित था, वह कुशल प्रशासक था, उसने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक शस्त्रागार स्थापित किया, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में उसने अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं? तो सबसे पहली बात यहाँ पे बोला गया है कि वह अशिक्षित था। ठीक है, कौन से सही हैं बोला जा रहा है। तो आप जानते हैं हैदर अली पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद बहुत ही कुशल प्रशासक था। वह अपने राज्य में मुगल शासन प्रणाली तथा राज्य व्यवस्था को उसने लागू किया था। तो कौन सा सही है? वह अशिक्षित था, एकदम सही है। ठीक है, पहला एकदम सही है कि वह अशिक्षित था। दूसरे की बात करें तो तीसरे की बात कर लें तो 1755 ईस्वी में मैं बात करूं तो डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया गया था, ये भी सत्य है। चौथे में यदि हम बात करें तो आपको याद रखना है 1769 ईस्वी की बात आती है जब अंग्रेजी फौजों को बार बार इसने हराया और मद्रास तक ये पहुंच गया। ठीक है, और आप कह सकते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1782 में वह मारा गया था, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। और उसके स्थान पे फिर उसका बेटा टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा था। तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है कि हैदर अली अशिक्षित था लेकिन वह एक कुशल प्रशासक था। फ्रांसीसियों की सहायता से उसने एक शस्त्रागार भी स्थापित किया था और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में उसने अंग्रेज़ों को पराजित भी किया था। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो आपको देखने को मिल रहा है कि इसका जो विकल्प है वो बी विकल्प सही उत्तर है, 1, 2 और 3, क्योंकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में अभी हमने देखा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1782 में वो मारा गया था, मतलब इसकी मौत हो गई थी, इसने अंग्रेज़ों को परास्त नहीं किया था। तो चौथा गलत हो जाता है, बाकी 3 आपके सही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, समय के साथ बदलने की उसकी इच्छा के प्रतीक थे। देखो कहीं हो सकता है शाब्दिक त्रुटि हो तो उसको देख लेना है, लेकिन अभी तक नहीं है। एक नए कैलेंडर को लागू करना, सिक्का ढलाई की नई प्रणाली काम में लाना, माप तौल के नए पैमाने को अपनाना। उसकी एक अत्यंत प्रिय उक्ति थी कि एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। उसने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। उपयुक्त कथनों में किस शासक से इनका संबंध है बात हो रही है, तो यहाँ पे बता दें कि इसका संबंध है टीपू सुल्तान से। आप जानते हैं टीपू सुल्तान की फ्रांसीसी क्रांति में बहुत ज़्यादा रुचि थी, फ्रांसीसी क्रांति से ये प्रेरित था और श्रीरंगपट्टनम नामक एक स्थान है जहाँ पर इसने स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था, ये भी आपको पता होगा। जैकोबिन क्लब का ये सदस्य भी था और आपको ये भी पता होगा कि 1796 के बाद एक आधुनिक नौसेना खड़ी करने की भी इसने कोशिश की थी। उसने मैसूर का, आप कह सकते हो, किसान ब्रिटिश शासित, उस समय जब ये शासक करता था तो मैसूर का जो किसान था वो ब्रिटिश शासित मद्रास के किसान से तुलना में अधिक संपन्न और खुशहाल था। तो इसका सही उत्तर यदि मैं बात करूँ तो हो जाएगा टीपू सुल्तान। आगे बढ़ते हैं,
यहाँ पे क्षेत्र दिए हैं और शासक दिए हैं, इनको आपको मैच करना है। सबसे पहले यदि आपको याद होगा, बात आती है 1729 ईस्वी की। 18वीं सदी में एक अग्रणी राजनेता के रूप में मार्तंड वर्मा का नाम आता था। और आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में त्रावणकोर राज्य जो है वो खड़ा हुआ था। तो मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में कौन सा राज्य खड़ा हुआ था? त्रावणकोर राज्य खड़ा हुआ था। ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद फिर आप बात करते हैं तो राजा मार्तंड ने डच लोगों को हराकर केरल में उनकी राजनीतिक जो शक्ति थी उसको ख़त्म कर दी थी, ठीक है। और मार्तंड वर्मा का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था राम वर्म। फिर बात आती है आमेर की। आमेर की जब बात करते हैं तो आमेर का संबंध है सवाई जय सिंह से, और 1681 से लेकर के 1743 तक 18वीं सदी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक ये हुआ था, ठीक है। और जाट राज्य की बात करें तो आपको पता होगा जाट एक खेतीहर जाति है। विशेष रूप से दिल्ली, आगरा और मथुरा के क्षेत्रों में ये निवास करते हैं, रहते हैं। और जाट सत्ता सूरजमल के नेतृत्व में ये अपने शिखर पे आई थी, तो इसका संबंध है सूरजमल से। और आपको बता दें, जब रुहेलखंड की बात आती है तो रुहेलखंड का जो संबंध है वो अली मोहम्मद खां से है। तो इस तरह से ये मैच है, ये आपको कर लेना है, मतलब ए विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14। सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने की। सिखों को लड़ाकू समुदाय के रूप में बदलने का काम गुरु हरगोविंद ने किया। अपने आखिरी गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक फौजी ताकत बने। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो आपको पता होगा कि उपयुक्त तीनों कथन यहाँ पे सत्य हैं। क्यों सत्य हैं? क्योंकि सिख धर्म की शुरुआत यदि हम बात करें तो गुरु नानक जी ने 15वीं शताब्दी में की थी। 15वीं शताब्दी में इन्होंने किया था, और ये पंजाब के जाट किसानों तथा अन्य छोटी जातियों में ये फैल गया था। वहीं लड़ाकू समुदाय के रूप में बदलने की जब बात करते हैं तो ये काम गुरु हरगोविंद जी ने किया था, और ये काम 1605 से लेकर 1645 के बीच किया गया था। मगर जो इनके 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जो कि 1666 से लेकर 1708 में इन्होंने इसका नेतृत्व किया था, तो वहाँ पे इन्होंने इनको एक फौजी ताकत के रूप में कन्वर्ट किया था। डी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, महाराजा रणजीत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने सतलुज नदी के पश्चिम के सभी सिख प्रधानों को अपने अधीन कर पंजाब राज्य कायम किया। इन्होंने जीते हुए क्षेत्रों में मुगल भू राजस्व व्यवस्था के स्थान पर एक नई व्यवस्था आरंभ की। इनकी फौज में केवल सिख लोग ही शामिल थे। कौन से कथन सत्य हैं आपको बताना है। आपको पता होगा कि 18वीं सदी में सुकेर चकिया मिसल के प्रधान थे रणजीत सिंह, और इन्होंने प्रमुखता प्राप्त कर ली थी। और 1799 में लाहौर और 1802 ईस्वी में इन्होंने अमृतसर पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने सतलुज नदी के पश्चिम के सभी सिख प्रधानों को अपने अधीन कर लिया था और अपना राज्य कायम किया था। तो ए विकल्प सही उत्तर है। दूसरा बोला जा रहा है कि इन्होंने अपने जीते हुए क्षेत्रों में मुगल भू राजस्व व्यवस्था के स्थान पे कोई नई भू राजस्व व्यवस्था लागू की। गलत है। इन्होंने अपने जीते हुए क्षेत्रों में मुगल द्वारा लागू भू राजस्व व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया। भू राजस्व का हिसाब 50% सकल उत्पादन के आधार पर इन्होंने लगाया था। तीसरा कथन भी गलत है। क्यों? क्योंकि रणजीत सिंह की फौज केवल सिखों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इन्होंने गोरखा, बिहारी, उड़िया, पठान, डोगरा और मुसलमानों को भी अपनी सेना में मौका दिया था। विशेष रूप से यूरोपीय प्रशिक्षकों की सहायता से इन्होंने यूरोपीय ढर्रे पर नीति तैयार की थी और उसी आधार पर सेना का गठन भी किया था। तो ये भी गलत हो जाता है। तो दो कथन आपके गलत हो जाते हैं, दूसरा और तीसरा, मतलब ए विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे, रणजीत सिंह ने पंजाब को पूर्णतः सिख राज में तब्दील कर दिया। 19वीं सदी के आरंभ में अंग्रेजों द्वारा सतलुज नदी के पूर्व के सिख राज्यों को अपने संरक्षण में लेने का रणजीत सिंह ने सशस्त्र संघर्ष के द्वारा विरोध प्रकट किया। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो उपरोक्त दोनों कथन जो हैं वो असत्य हैं, मतलब डी विकल्प इसका सही उत्तर। कैसे? रणजीत सिंह धर्म के मामले में यदि हम बात करें तो बहुत ही सहनशील तथा उदारवादी थे। क्या थे? सहनशील तथा उदारवादी थे।
वो ना केवल सिख बल्कि मुसलमान संतों का भी आदर करते थे, सम्मान करते थे और उनको संरक्षण भी प्रदान करते थे। धर्मपरायण सिख होते ये कहा जा सकता है कि वो अपने सिंहासन से उतरकर मुसलमान जो फ़कीर होते थे उनके पैरों की धूल अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी से झाड़ते थे। तो कहीं ना कहीं एक उदारवादी नीति देखने को मिलती थी। तो ये कथन आपका गलत है। कहीं भी रणजीत सिंह द्वारा शासित जो प्रदेश था वो सिख राज 100% नहीं था। इस आधार पे दोनों ये गलत हो जाते हैं। अगला, शिवाजी के पोते साहू और कोल्हापुर में रहने वाली उसकी चाची ताराबाई के बीच हुए गृह युद्ध ने मराठा शासन में एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। इस व्यवस्था के तहत मराठा साम्राज्य में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? आपको पता होगा, शिवाजी के पोते साहू को जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद रिहा किया गया, तब जल्दी ही उसके और कोल्हापुर में रहने वाली उसकी चाची ताराबाई के बीच गृह युद्ध छिड़ गया था। इस झगड़े के फलस्वरूप मराठा शासन में एक नई व्यवस्था का जन्म दिया था, जिसका नेता राजा साहू का पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। इस परिवर्तन के साथ मराठा इतिहास में पेशवा आधिपत्य का नया काल प्रारंभ हुआ था और जिससे मराठा राज्य में एक साम्राज्य के रूप में बदल गया था और बालाजी विश्वनाथ तथा उनके बेटे बाजीराव प्रथम ने पेशवा को मराठा साम्राज्य का कार्यकारी अधिकारी बना दिया था। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो पेशवा मराठा साम्राज्य के कार्यकारी अधिकारी बन गए। यही परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। अगला, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगजेब के मकबरे की बात करें तो याद रखिएगा, खुलदाबाद महाराष्ट्र में ये पड़ता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ है? एतमाउद्दौला, तो याद रखिएगा एतमाउद्दौला का मकबरा है आगरा में। यदि आपसे पूछ लिया जाए फतेहपुर सीकरी में किसका मकबरा है, तो शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वो है फतेहपुर सीकरी में। और दिल्ली में यदि हम बात करें तो अब्दुल रहमान खान खाना का मकबरा आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ए विकल्प सही उत्तर है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाजीराव प्रथम को शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा गया। बाजीराव प्रथम के समय में दक्कन के प्रांत भी चौथ और सरदेशमुखी कर मराठों को देते थे। बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों के पश्चिमी तट के इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। उपयुक्त में से कौन से सत्य हैं? यहाँ पे जरूर ध्यान देना होता है। कई बार क्या है, यहाँ पे पूछ लिया जाता है कौन से असत्य हैं, और ये प्रत्येक परीक्षा में 1 से 2 प्रश्नों में अवश्य पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो आपको पता होगा कि बालाजी विश्वनाथ की 1720 में मृत्यु हो गई और उनकी जगह 20 वर्षीय उनका जो बेटा था बाजीराव प्रथम वो पेशवा बना था। ठीक है, और यह एक निर्भीक प्रतिभावान सेनापति था, महत्वाकांक्षी राजनेता भी था। तो आप कह सकते हो कि बाजीराव प्रथम को शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक माना गया। दूसरा कथन बोला जा रहा है यहाँ पे कि बाजीराव प्रथम के समय दक्कन के प्रांत भी चौथ और सरदेशमुखी कर मराठों को देते थे। आप जानते हैं बाजीराव और दक्कन का निजामुल मुल्क 2 बार ये आपस में मिले हैं, मैदान में मिले हैं, और दोनों बार जो निजाम थे उनको मुख की खानी पड़ी थी। ठीक है, तो इससे दक्कन प्रांत का चौथ और सरदेशमुखी मराठों को देने पे इन्होंने मजबूर किया था। तो ये भी कथन आपका सही हो जाता है। अब बात आती है तीसरे कथन की। तीसरा कथन यहाँ पे है कि बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों के पश्चिम तट के इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया था। ये पूरी तरह से गलत है। तो ए और बी ये 2 कथन सत्य होते हैं और इस आधार पे ए विकल्प आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कथन, पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किसके किसके मध्य हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? यहाँ पे 4 विकल्प हैं, मराठा और मुगल, मराठा और अफगान, मुगल और रोहिला, मराठा और अंग्रेज। इस आधार पे बात करें तो आपको याद रखना है कि इनका तीसरा युद्ध जो है वो 14 जनवरी 1761 को हुआ था और ये जो युद्ध हुआ था ये मराठों के बीच हुआ था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, मराठा और अफगान। ठीक है, बी विकल्प सही उत्तर है। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अफगान के बीच
हुआ था। तो ये आपके 20 प्रश्न थे। ये 20 प्रश्न आपके टॉप 20 जो सीरीज़ है, 20 प्रश्न समाप्त हुए हैं। पहला सेशन था, कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।